नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन को लेकर के पढ़ेंगे, इसको जानेंगे, समझेंगे अच्छे से क्या होता है ये। तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले इतिहास के बारे में जान लेना होगा कि इतिहास क्या है। उसके बाद हम दर्शन को देखेंगे, फिर हम हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन पर आएंगे। और आप जब उत्तर भी लिखेंगे तो वो भी इसी रूप में आप लिखेंगे। पहले इतिहास का अर्थ बतलाएंगे क्या होता है, उसके स्वरूप को थोड़ी सी उसकी चर्चा होगी, फिर इतिहास दर्शन को लेकर के, और तब हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इतिहास का अर्थ हमें ये जानना ज़रूरी है। इतिहास जो है वो इति युक्त ह युक्त आस, इससे मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। तो इतिहास में मोटे तौर पर जो है दो बातें मुख्य रूप से होती हैं। ये दो बातें एकदम लाजमी हैं कि रहेंगी। वो पहला यही कि इतिहास का जो संबंध है वो अतीत की घटनाओं से होता है। जो घटनाएं बीत चुकी हैं, अतीत में हो चुकी हैं, उन घटनाओं से इतिहास का संबंध होता है। लेकिन सारी घटनाएं वो नहीं होती हैं। कौन सी घटनाएं? तो दूसरी जो बात यह है कि इसमें केवल वे ही घटनाएं होती हैं जो वास्तविक होती हैं, यानी जो तथ्य हैं, जो सत्य है, यानी जो प्रमाण हम दे सकते हैं, जो प्रामाणिक है, उन्हीं घटनाओं को लेकर के इतिहास में बात होती है, चर्चा होती है। तो अब हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन, विश्लेषण को जो कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जा सकता है। यानी अतीत में कोई भी ऐसी घटना हुई हो, कोई भी ऐसी बात हुई हो, कुछ भी ऐसी प्रवृत्ति हो, कोई भी ऐसी जो है विशेषता हो दिखाई दे, उसका हम जब विवरण करते हैं, विवेचन करते हैं या विश्लेषण करते हैं, उसका वो कालक्रम की दृष्टि से होता है, यानी टाइमलाइन बेस्ड होता है, तो वो इतिहास कहलाता है। यानी इतिहास में टाइमलाइन का होना ज़रूरी है। घटनाओं का विवरण जो है तथ्यपूर्ण होना चाहिए और वो टाइमलाइन को फॉलो करे, तब वो इतिहास कहलाता है। तो ये इतिहास का अर्थ और स्वरूप है। आशा करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। जब आप उत्तर लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। अगर वो विस्तृत उत्तर आप लिख रहे हैं तो इस रूप में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तब तो है ही बात, ठीक है। अगली हम चलते हैं अगले स्लाइड की ओर कि ये इतिहास दर्शन क्या होता है। तो इतिहास दर्शन, ये जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो थे वॉल्टेयर। तो वॉल्टेयर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इतिहास के संबंध में जो है, जो भी प्रचलित या प्रयुक्त जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, धारणाएं हैं या विचारधाराएं हैं, उसका अध्ययन जो है वो इतिहास दर्शन का विषय है। यानी इतिहास दर्शन में क्या होता है, प्रचलित जो भी धारणाएं हैं, जो भी व्यू पॉइंट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो इतिहास दर्शन के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि इतिहास संबंधी जो विभिन्न धारणाएं, कॉन्सेप्ट हैं, उन सब को एक साथ अगर जोड़ दें तो वो कहलाता है इतिहास दर्शन। यानी इतिहास को देखने की दृष्टि। इतिहास दर्शन का अर्थ होता है इतिहास को देखने की दृष्टि। हम इतिहास को किस तरह से देखते हैं, देखने का हमारा नज़रिया क्या है इतिहास को, इसी को कहते हैं हम इतिहास दर्शन। तो बहुत सारे नज़रिए हो सकते हैं, अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है अतीत को, तो वो कहलाता है हमारा इतिहास दर्शन। अब आइए, अब हम हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, उस पर हम थोड़ा विचार कर लें। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, इसकी जो मूल अवधारणा है, इस मूल अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत ही प्रसिद्ध टिप्पणी की थी, एक बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन उन्होंने दिया था। और इस कोटेशन का प्रयोग जगह जगह पर मिलेगा, आपको बहुत बार इसका प्रयोग आएगा, इसलिए लगभग ये कोटेशन आपको याद हो जाएगा अपने आप, बिना याद किए ही लगभग याद हो जाएगा ये। इसलिए ये कोटेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग कई जगह पर होगा, आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो क्या कहा था आचार्य शुक्ल ने इतिहास दर्शन की मूल अवधारणा को स्पष्ट करते हुए? यही कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की संचित जो है चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यानी कोई भी देश जो है, किसी भी देश का साहित्य जो है,
वो वहाँ की जो जनता है उनकी जो मेंटलिटी है, वहाँ की जनता की मेंटलिटी जो है संचित रूप में, कलेक्टिव रूप में रिफ्लेक्ट होती है, प्रतिबिंबित होती है किसमें? साहित्य में। तो किसी भी देश का साहित्य वहाँ की जनता की मेंटलिटी का कलेक्टिव रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये कहते हैं शुक्ल जी। और कहते हैं कि तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। यानी जनता की जैसे जैसे मेंटलिटी चेंज होती है, उसकी थिंकिंग चेंज होती है, तो वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप, उसका फॉर्म भी चेंज होता चलता है। बिल्कुल ये सत्य बात है। जैसे जैसे जनता की सोच में परिवर्तन आता चलता है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी तो बदलता है। और अब वो कहते हैं मूल बात कि आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। यानी आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा। कौन सी चित्तवृत्ति? वो जनता की चित्तवृत्ति। जनता की जो चित्तवृत्तियाँ है, जनता की जो मेंटेलिटी है, उस मेंटेलिटी की जो परंपरा है, उसको फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, आदि से लेकर अंत तक जो है उसका परखना होता है, उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका मूल्यांकन करते हुए जो साहित्य की परंपरा है, साहित्य की अपनी परंपरा होती है, उस साहित्यिक परंपरा के साथ उसका सामंजस्य, उसका कोऑर्डिनेशन दिखाना। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा और साहित्य की परंपरा, इन दोनों परंपराओं के बीच में किस तरह का कोऑर्डिनेशन रहा है, इसी को दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये शुक्ल जी बताते हैं और ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है उनकी। ठीक है, तो साहित्य जो है, साहित्य इतिहास में जो साहित्य का इतिहास लिखा जाता है, उसमें जनता की चित्तवृत्तियाँ ही जो है साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों में व्यक्त होती हैं। जनता की जो मेंटलिटी होती है, साहित्य की अलग अलग जो टेंडेंसीज़ हैं, उनमें हमें जनता की मेंटलिटी ही रिफ्लेक्शन के रूप में दिखाई पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। तो उनकी चित्तवृत्तियाँ ही साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों में, विभिन्न रूपों में व्यक्त होती हैं। और इसी को आधार बनाकर फ्रांसीसी विद्वान जो हैं फ्रांसीसी विद्वान तेन ने साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों को जो है उसके मूल में जाति, वातावरण और क्षण विशेष, यानी उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां जो हैं, क्षण विशेष के तत्व जो हैं, उसको सक्रिय मानते हुए उन्होंने जो है स्पष्ट रूप से कहा है। क्या कहते हैं वे? कि किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराएं, यानी अगर हम किसी भी साहित्य का, चाहे हिंदी का साहित्य हो, बांग्ला का साहित्य हो या तमिल जाति का साहित्य हो, तो किसी का भी साहित्य अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें उस साहित्य से संबंधित जो जातीय परंपरा है, तमिल जाति की जो परंपरा है, हिंदी जाति की परंपरा है, बांग्ला जाति की जो परंपरा है, उसकी जातीय परंपराओं को फिर राष्ट्रीय और सामाजिक जो वातावरण है, नेशनल और सोशल इन्वायरमेंट जो है उस जाति का, उस भाषा की, तो उसको, और फिर जो सोशल कंडीशंस हैं, परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उसका अध्ययन और विश्लेषण, उसकी स्टडी और एनालिसिस करना आवश्यक होता है समझने के लिए हमें किसी भी साहित्य के इतिहास को। अगर हम किसी भी साहित्य के इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हमें वहाँ की जातीय परंपरा, राष्ट्रीय और सामाजिक जो वातावरण है, परिवेश है, इन्वायरमेंट है, और सामाजिक परिस्थितियाँ, सोशल कंडीशंस जो हैं, उसका स्टडी करना होगा, उसका एनालिसिस करना ये आवश्यक है। ये जो है फ्रेंच विद्वान जो हैं तेन, उनका ये मानना है। ठीक है, तो ये जो है उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन का जो मूल अवधारणा है उसको इन्होंने स्पष्ट करते हुए ये कहा। अब आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी दार्शनिक अवधारणाएं जो है, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की कौन कौन सी दृष्टियाँ मूल रूप में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो कई सारी दृष्टियां हैं। ठीक है, तो जब हम वास्तव में हिंदी साहित्य का जो लेखन है, इतिहास लेखन, उसकी अभी तक जितनी भी चल रही है परंपराएं, अगर उसको हम ध्यान से देखें, उसका बहुत अगर अध्ययन करने की कोशिश करें, तो ये जो है हमें दिखाई पड़ेगा कि साहित्य इतिहास लेखन जो है हिंदी का, उसमें बहुत सारी अवधारणाएं एक साथ काम करती हैं। अलग अलग लोग जो है विद्वान अलग अलग अवधारणाओं को लेकर के वो हिंदी साहित्य इतिहास की रचना करते हैं। कहीं पर हमें क्या है, जातीय परंपरा दिखाई पड़ती है, जातीय परंपरा का दृष्टिकोण होता है। इसको जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा आदि जो विद्वान हैं, वो इस तरह के दृष्टिकोण को वो प्रमुखता देते हैं, उन्होंने कहा है। फिर कहीं पर जो है द्वंदात्मक भौतिकवाद का दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने के लिए।
ये जो मार्क्स ने ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया था, इस सिद्धांत के आधार पर जो है लोगों ने परखने की कोशिश की है, मार्क्सवादी दृष्टि से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया है। फिर वहीं कहीं कहीं मनोविज्ञान, मनोविश्लेषण के आधार पर साइकोलॉजी और साइको एनालिसिस जो कहते हैं जिसको, उसको ध्यान में रखकर भी जो है लिखने की कोशिश की गई। अज्ञे जो है इस तरह के हैं मनोविश्लेषणवादी, उन्होंने कोशिश की थी रीतिकाल की भूमिका नामक ग्रंथ में, उन्होंने इस तरह से प्रयास किया था। तो कहीं जो है वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल, ये भी जो है मार्क्सिज्म से भी प्रभावित है, इससे उन्हीं का कॉन्सेप्ट है भीतर का, लेकिन ये जो है बेसिकली ये फोकस करते हैं वर्ग स्ट्रगल जो है, ग्रुप जो क्लास स्ट्रगल है, एक क्लास का दूसरे क्लास से स्ट्रगल, और जो आर्थिक विकास हुआ, इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट हुआ, वो इन दोनों के आपसी तालमेल के साथ, यानी क्लास स्ट्रगल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है, आर्थिक विकास, इनकी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को आधार बनाकर भी हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए हैं। और युग चेतना का जो सिद्धांत है, यानी एक युग की अपनी एक विशेष चेतना होती है, उस सिद्धांत को भी दृष्टि में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, हिंदी साहित्य के इतिहास को देखा गया है। तो युग चेतना के अंतर्गत जैसे मान लीजिए भक्ति काल, तो भक्ति काल का जो युग है, उस युग की चेतना एक दूसरी थी। उस युग में जो साहित्य लिखा गया वो जो है, वो साहित्य अपने युग के प्रभाव से आया। उस समय भक्ति आंदोलन पूरे जोर पर था, देश भर में फैला हुआ था। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो है हिंदी साहित्य पर भी पड़ा, और हिंदी साहित्य में भक्ति की धारा प्रभावित हुई और बहुत तेज़ी से वो फली फूली आगे बढ़ी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है, ये कुछ दार्शनिक अवधारणाएं हैं, कुछ दार्शनिक दृष्टियां हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की, जो प्रचलित हैं। कई लोगों ने इन दृष्टिकोणों के आधार पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अब आइए अब हम बात करते हैं उनके मूल तत्वों को। दार्शनिक जो है दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के मूल तत्व। तो हमने अभी देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की बहुत सारी दृष्टियां हैं, बहुत सारे उसके तत्व हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो देखा जाए तो वो कुछ परिवर्तित नहीं होते हैं। वो सभी में जो भी दृष्टि अपनाएं, चाहे वो आप मार्क्सवादी दृष्टि से आलोचना की जाए, या फिर विधेयवादी दृष्टि से आलोचना की जाए, या फिर जो है आप मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषण के आधार पर आलोचना की जाए, किसी भी तरह से जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की कोशिश की जाए, तो उन सभी में भी जो है ये चीज़ें कॉमन मिलेंगी। तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य की विकास प्रक्रिया जो है उसका अध्ययन करने के लिए इतिहास दर्शन के कुछ विचारणीय मूल तत्व ये बतलाए हैं हमारे लिए। आइए अब हम इनका भी विश्लेषण करते हैं, क्योंकि इसकी भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले के लिए सबसे पहले जो जिस चीज़ की जो आवश्यकता होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो है सृजन शक्ति, यानी साहित्यकार जो है, जिसने रचना की है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध जो भी लिखा है उसने, तो उसकी प्रतिभा और उसका अपना व्यक्तित्व, उसका जो अध्ययन है वो करना ज़रूरी होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखक के लिए। क्योंकि जो हिंदी साहित्य की इतिहास रचना कर रहा है, वो साहित्यकार की प्रतिभा को समझना, उसको स्थान देना ज़रूरी है। क्योंकि साहित्यकार ऐसे सजग होते हैं, बहुत ही उनको ज्ञान है, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अध्ययन करके बहुत ज्ञान पा लेते हैं, लेकिन वो अच्छा लिख नहीं पाते हैं। उनके लेखन में जो है वो उनका उतना जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं पड़ता है उस रूप में, वो जो है उतना प्रभावशाली नहीं बन पाता है। जैसे आप देख लेते हैं छायावाद में जो है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो उसकी कविताएं उतने ही कम महत्वपूर्ण हैं। जो सबसे कम पढ़ा लिखा है उसकी कविताएं सबसे ज़्यादा हमें जो है आकर्षित करती हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो उठती हैं। तो उस काल में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं वो बहुत ही उच्च अध्ययन किए हुए हैं, जबकि जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा ने इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं किया था अध्ययन। प्रसाद तो 8वीं कक्षा तक ही पढ़े हुए थे, लेकिन हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कविताएं जो हैं उस रूप में नहीं है, उसका उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं आता है। तो उसकी प्रतिभा होती है, साहित्य रचना की प्रतिभा होती है, वो प्रतिभा भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उस प्रतिभा की पहचान करना भी साहित्य इतिहास लेखक के लिए ज़रूरी है। तो साहित्य इतिहास के लिए ये ज़रूरी होता है। साथ साथ उसको उस साहित्यकार के व्यक्तित्व पर भी नज़र रखनी पड़ती है कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार है। निराला ने जिस तरह की रचनाएं की हैं उसके पीछे उनका जीवन संघर्ष भी शामिल है, उनकी रचनाओं में उनका जीवन संघर्ष भी हमें दिखाई पड़ता है।
वो निराला जिस तरह की रचना वो कर रहे थे, प्रसाद उस तरह की रचना नहीं कर सकते। प्रसाद का दूसरा क्षेत्र है। पंत जो है, पंत तो बिल्कुल उस तरह की रचनाएं नहीं कर पाते। उन्होंने कोशिश की यथार्थवादी रचना करने की, लेकिन वो जो है एक सिर्फ दार्शनिकता का मुलम्मा चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है, महादेवी जिस तरह की परिस्थितियों में थी, उन्होंने जिस तरह की कविताएं लिखी, उस तरह की कविताएं जो हैं दूसरे लोगों द्वारा उस रूप में नहीं लिखी जा सकती। तो उनकी एक व्यक्तित्व का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसको भी ध्यान में रखना होता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखक को। दूसरी बात है परंपरा। ये जो दूसरा तत्व है, परंपरा जो है वो साहित्य इतिहास लेखक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसे साहित्यिक व सांस्कृतिक परंपराएं, साहित्य की अपनी परंपरा होती है और हमारे मानव समाज की, हमारे देश की भी एक जो है सांस्कृतिक परंपरा होती है। तो इन दोनों परंपराओं का ज्ञान और उसकी समझ होनी चाहिए साहित्य इतिहास लेखक को। तो वो जो है साहित्य की परंपराएं और सांस्कृतिक परंपराएं, जैसा कि शुक्ल जी ने कहा ना, सामंजस्य से। तो सांस्कृतिक परंपरा जो है वो जनता की चित्तवृत्ति से संबंधित है और साहित्यिक परंपरा जो है उस चित्तवृत्ति का प्रतिफलन है। और चाहे साहित्यिक परंपरा के साथ और वो सांस्कृतिक परंपरा का सामंजस्य दिखाना पड़ता है, यानी उसको दोनों का अच्छा ज्ञान होना ज़रूरी है हिंदी साहित्य इतिहास लेखक को। तो उसकी दृष्टि जो भी हो, लेकिन उसकी दृष्टि को इन दोनों चीज़ों का वो एनालिसिस करने के बाद ही साहित्य इतिहास लिख सकता है साहित्य इतिहासकार। तीसरी जो बात है, तीसरा जो तत्व है जिस पर साहित्य इतिहासकार को ध्यान देना पड़ता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन प्रभावित होता है, वो है वातावरण अथवा परिवेश। तो साहित्य इतिहासकार ने जो रचना की, वो रचना किन वातावरणों में की, किन परिवेश में की, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ क्या थीं, उसकी कंडीशंस क्या थी, किस तरह की चीज़ें, घटनाएं घट रही थी समाज में जिसने उसको प्रभावित किया और उसने इस तरह की रचना की। तो इसका भी जो है समझ होनी चाहिए साहित्य इतिहासकार को। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है द्वंद्वात्मकता। तो किसी भी समाज में, साहित्य में द्वंद्व जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। दो जो है विरोधी चीज़ें जो हैं, या दो विपरीत चीज़ें, या फिर दो चीज़ों का संघर्ष आपस में होता है। तो उनके संघर्ष को, उनकी असमानता को भी समझने की ज़रूरत होती है। जैसे भक्ति साहित्य में क्या है, भक्ति है लेकिन भक्ति की चार धाराएं बह गई हैं। दो तो मोटे तौर पर जो है दिखाई पड़ती हैं, निर्गुण और सगुण, जिसमें आपस में काफ़ी मतभेद रहा है और इनके जो है पोषक जो रहे हैं निर्गुण के या सगुण के, दोनों एक दूसरे का मखौल उड़ाते रहे हैं, दोनों आपस में टकराते रहे हैं, उनमें एक द्वंद्व रहा है, उसका पार्थक्य रहा है। तो उसको भी समझने की ज़रूरत है साहित्य इतिहास लेखक को। उसकी साहित्य इतिहास दृष्टि जो है इनके मूल्यांकन में भी प्रकट होनी चाहिए, वो दिखाई पड़नी चाहिए। और इसके लिए उसको ये समझना ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों में कौन कौन सी परंपराएं ऐसी हैं जो आपस में द्वंद्वात्मक हैं, जिनके कारण से समाज में, साहित्य में जो है द्वंद्व की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, दो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगली जो मूल तत्व उस बात कहेंगे हम, मूल विशेषता, वो है संतुलन। तो साहित्य इतिहासकार को संतुलन बनाना पड़ता है। वो बहुत एक्सट्रीम ना हो जाए, पार्शियल ना हो, उसको एक बैलेंसिक रूप में साहित्य इतिहास लिखना होता है। वो अपने आप को पूरी तरह से जो है किसी एक विशेष धारा में, विचारधारा में बहा न ले, एक पहले से जजमेंटल ना हो जाए। उसको इस बात का ध्यान रखना होता है, उसको बैलेंस करके चलना होता है, उसे बैलेंसिक रूप में इतिहास लिखना होता है, भावनाओं में बह कर नहीं। ठीक है, भावनाओं के साथ जो है साहित्य रचनाएं सामान्यतः की जाती हैं, उसमें भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। भावनाओं में बहकर वो जो है लिखा जाता है, बहुत से रचनाएं हैं। किंतु साहित्य इतिहास लेखन में भावनाओं में बहना अलाउड नहीं है। भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, भावनाओं के बिना तो जीवन ही नहीं है, लेकिन भावनाओं में बहकर जो है विवेक खो देना ये नहीं है ठीक। तो साहित्य इतिहासकार के लिए ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उसे संतुलन बनाए रखना होता है। आइए अब हम देखते हैं कि साहित्य इतिहास दर्शन की जो परंपरा है वो किस तरह से विकासमान है। तो साहित्य इतिहास का जो दर्शन है, उस दर्शन के हमने कुछ प्रकार देखे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हमने जो देखा है बस उतना तक ही सीमित रहे, वो उतना ही रहे। साहित्य इतिहास लेखन में निरंतर विकास हो रहा है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं नई नई प्रतिभाओं के साथ, वो कुछ अलग अलग जो है चीज़ें उसमें जोड़ रहे हैं, वो देखने का नज़रिया भिन्न भिन्न दे रहे हैं। तो जो पहले से निर्धारित नज़रिए हैं, जो दृष्टि है, जो दृष्टिकोण है, दर्शन है,
उसको चुनौती मिल रही है, नई चीज़ें उभर कर आ रही हैं। तो ये साहित्य इतिहास दर्शन की जो परंपरा है वो निरंतर विकसित है। और इस बात को जो है क्या कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने इस परंपरा के विषय में जो है बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कही है, जिससे हमें ये आभास मिलता है, अनुमान होता है कि कितनी जटिल और विकसित होती जा रही है साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कोटेशन देख लेते हैं हम। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि एक संपादित ग्रंथ है जिसका संपादन उन्होंने किया था, और बहुत सारे विद्वानों ने अपने लेख जो अपने विषय में एक्सपर्ट थे उन्होंने दिया है। तो कहते हैं वो कि आज साहित्य का अध्ययन विश्लेषण केवल साहित्य तक सीमित रहकर नहीं किया जा सकता। अगर आज जो है हम साहित्य का अध्ययन विश्लेषण करेंगे और सिर्फ साहित्य तक ही सीमित रखेंगे तो उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता। यानी साहित्येतर चीज़ों के की भी सहायता लेनी पड़ती है साहित्य के विश्लेषण में। यानी जो साहित्य नहीं है उन चीज़ों को भी हम जो है सहयोग के रूप में प्राप्त करते हैं उसके विश्लेषण के लिए। उसकी विषयगत प्रवृत्तियों, साहित्य की विषयगत जो प्रवृत्तियां हैं, सब्जेक्ट वाइज उसका जो टेंडेंसीज़ है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज़ है, और शैलीगत यानी जो कंटेंट है और जो स्टाइल है, फॉर्मेट, इसकी जो प्रक्रियाएं हैं उसके स्पष्टीकरण के लिए, यानी किसी कंटेंट को या फॉर्म को उसको क्लैरिफाई करने के लिए उनसे संबंधित, यानी उस कंटेंट और उसके फॉर्म से संबंधित विषयगत और शैलीगत प्रक्रियाओं से संबंधित जो राष्ट्रीय परंपराएं हैं, नेशनल ट्रेडिशंस जो हैं, या फिर जो सोशल इन्वायरमेंट है, सामाजिक वातावरण, या फिर आर्थिक परिस्थितियां, इकोनॉमिकल कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अर्थनीति का, आर्थिक पहलू का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है साहित्य पर। तो ये भी चीज़ है। और युगीन चेतना, यानी उस युग विशेष की एक चेतना, भक्ति युग में जो है, भक्ति जो है वो युग की चेतना थी। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी में भक्ति साहित्य लिखा जा रहा था और दूसरी भाषाओं में नहीं लिखा जा रहा था, उन सब भाषाओं में भी लिखा जा रहा था, और इसके साथ साथ वो समाज में भी बहुत ज़्यादा प्रचलित था, भक्ति आंदोलन चल रहा था। तो युगीन चेतना और साहित्यकार की जो व्यक्तिक प्रवृत्तियाँ हैं, यानी अलग अलग साहित्यकार जो हैं उनकी इंडिविजुअल जो है इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी जो है उनकी, इसका भी विश्लेषण विवेचन करना पड़ता है। तो इतनी सारी चीज़ों का विश्लेषण करना पड़ता है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन करते समय। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन जो है ये इसका दर्शन विकासशील है, वो विकसित हो रहा है। अब जब ये बात आ जाती है तो जनता की जो चित्तवृत्ति है उसके साथ साथ परिवर्तन होता चलता है साहित्य के स्वरूप में भी। शुक्ल जी ये बात कहते हैं। तो साहित्य का जो इतिहास दर्शन है उसकी जो अवधारणाएं हैं वो भी युगीन चेतनाओं के प्रभाव से बदलती रहनी चाहिए। स्वाभाविक है ये ना, ये तो नेचुरल है कि वो प्रभावित करती हैं। तो जो साहित्य इतिहास लेखन है ये इससे अछूता कैसे रहेगा, अनटच्ड कैसे रहेगा? जब साहित्य बदलता है, लोगों की मेंटेलिटी में चेंज आता है, तो साहित्य बदलता है। कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह जो लिखे जाते हैं उसके फॉर्म में चेंजेस आते हैं, उसके कंटेंट्स में चेंजेस आते हैं। तो जब हम साहित्य इतिहासकार जो साहित्य इतिहास लिखते हैं उसके फॉर्म में चेंज क्यों नहीं आएगा? वो क्यों जो है रिजिड रहेगा? उसके फॉर्म में चेंज आना भी तो एकदम नेचुरल है। तो इसलिए साहित्य इतिहास दर्शन यानी साहित्य इतिहास को देखने की जो दृष्टि है उसमें भी परिवर्तन आना चाहिए, लाजमी है। और इस बात को लक्ष्य करके डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि जब रचनात्मक साहित्य, यानी जो हम कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह जो लिखते हैं ये रचनात्मक साहित्य कहा जाता है। तो जब रचनात्मक साहित्य पुराने पैटर्न को तोड़कर नया बनता है तो साहित्य के इतिहास लेखन पर भी वह क्यों लागू ना हो? वह लागू क्यों नहीं होगा? लागू होना चाहिए उसको। तो उसके बाद वो कहते हैं कि नए संदर्भ में यदि पिष्ट पेशन नहीं करना है, यदि कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अगर नया संदर्भ है यानी नया अगर रेफरेंस आ रहा है तो न्यू रेफरेंस में अगर कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो नया इतिहास ही लिखा जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो जो है पुराना जिस तरह का इतिहास है वही चलता रहेगा कॉपी पेस्ट करते करते। लेकिन नया अगर लिखा जाए तो नया इतिहास तभी लिखा जाएगा जब कॉपी पेस्ट नहीं किया जाएगा, नई चीज़ें, नई बातें, नई दृष्टि दी जाएगी, तो वो इतिहास नया ही होगा। तो ये रहा आपका हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने की अलग अलग दृष्टियाँ और उसमें किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं। तो आज हमने ये देखा। आशा करता हूँ आपको
ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।